कोई बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई कबड्डी का कोई टूर्नामेंट होता है? कौन कौन से महत्व देखते हैं अरावली का वर्तमान समय में, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? महाराणा प्रताप के जीवन से आप क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए। आइए बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कंफर्टेबल हैं? जी सर। अपने बारे में कुछ बताइए, अपना नाम और पहचान छुपाते हुए, ताकि हम बातचीत शुरू कर सकें। जी सर, मैं ब्यावर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा भगत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेतारण से की है और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो BSc B.Ed 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में किया है। और मेरी जो हॉबी है वो कृषि, घरेलू कृषि कार्यों में सहयोग करना और इसके साथ ही कृषि में नए प्रयोग करना है। और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी का प्लेयर रह चुका हूँ सर। कबड्डी के प्लेयर रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के? कबड्डी खेलना पसंद है आपको? देखना भी पसंद है? हाँ सर, थोड़ा। ये प्रो कबड्डी लीग शुरू हुई थी, कब हुई थी ये शुरू? सर 11 सीजन हो गए हैं सर। 11 सीजन्स हो गए हैं। जी सर। कितनी टीम है इसमें? 8 टीम से सर। 8 टीम है। आपकी सबसे फेवरेट कौन है? सर जयपुर पिंक। जयपुर पिंक पैंथर। जी सर। उसके ओनर कौन है? अभिषेक जी बच्चन। ठीक है। कोई बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई कबड्डी का कोई टूर्नामेंट होता है? जी सर। कौन सा होता है? विश्व कप होता है सर। विश्व कप होता है। हम जी कभी जीते हैं उसको? सर अब तक 7 बार विश्व कप हो चुका है और 7 बार सर इंडिया ने जीता है सर। अच्छा, ओलंपिक में कबड्डी है? नहीं सर, अभी क्यों नहीं है? सर क्योंकि ये देशज खेल है और अभी अधिकांश तो देश जो है उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, इस वजह से अभी ओलंपिक में इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। और भविष्य में शामिल करने की कोई योजना? सर भविष्य में अभी तक ओलंपिक संघ की ओर से इसमें रुचि नहीं दिखाई गई है, परंतु यदि भारत इसके लिए प्रयास करे, क्योंकि ये हमारा स्थानीय खेल है, तो इसे ओलंपिक में शामिल किया जाना चाहिए सर। ठीक है। सजय, एक बात बताइए, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है जी सर। सभी देशों के ऊपर। जी सर। ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होते हैं? सर रेसिप्रोकल टैरिफ का अर्थ है कि जिस तरह का टैरिफ कोई देश एक देश लगा रहा है, उसी तरह का टैरिफ जो है, अगर वो समान टैरिफ दूसरा देश भी लगाए तो उसे जो परस्पर समानुपाती जो टैक्स होता है, टैरिफ होता है, वही सर रेसिप्रोकल टैरिफ है। हम ये समझते हैं कि इससे नुकसान होंगे व्यापार को। जी सर। कुछ फायदे भी हैं इसके अंदर? भारत को कुछ फायदा हो सकता है इस टैरिफ का या नहीं? जी सर, इसमें सर अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखें तो सर अमेरिका को ये फ़ायदा है कि वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्लोबल लेवल पर जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस घटेंगे। इसके साथ ही जो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो दूसरे देश जैसे कि चाइना से कई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं होंगे, तो हो सकता है कि उसके प्राइस जो है भारत में डाउन हो। पर ओवरऑल भारत को इसकी GDP में 0.2% का जो है नुकसान अभी सर प्रेडिक्ट किया जा रहा है। 0.2% सर। 2%। क्या इससे और देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ने की संभावना और बढ़ सकती है? जी सर, हमारे जो ट्रेड बास्केट है वो सर उसमें डाइवर्सिफिकेशन जो है होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि जो जैसे वियतनाम है, वियतनाम के साथ जो हम सेमीकंडक्टर चिप अगर वो अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं होगी, और कनाडा के जो सेब है वो अगर अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं होगे, तो हो सकता है कि भारत के जो संबंध है उन देशों के साथ बेटर हो सर। क्या डी-डॉलराइजेशन होने की संभावना भी हो सकती है? जी सर, डी-डॉलराइजेशन की संभावना अभी इतने बड़े लेवल पर लग नहीं रही है, क्योंकि अभी ऐसी कोई ग्लोबल मुद्रा जो है वो इतनी मजबूत नहीं नज़र आ रही है कि वो डॉलर का मुकाबला कर सके। परंतु एक ब्रिक्स में जो इनिशिएटिव लिया गया था वो भी इसके फेवर में था। परंतु अगर विकेंद्रीकरण की बात करें, अगर मुद्रा विकेंद्रीकरण की, तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसी संभावनाएं दिखें जिसमें चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत जो इनिशिएटिव ले रहा है, तो हो सकता है कि जो चाइना की रेनबी मुद्रा है वो डी-डॉलराइजेशन कर सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। सहदेव जी सर। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर ब्यावर जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, और एक स्थान और दे रखा है आपने, पाली भी, वहाँ से क्या रिलेशन है? सर मेरा पूर्ववर्ती जिला जो है वो पाली था। 17 मार्च 2023 को जो है राजस्थान सरकार ने नया जिला ब्यावर बना दिया, इस वजह से अब मैं ब्यावर में हो गया हूँ सर। अच्छा, ठीक है। ये जो अभी हाल फिलहाल में सरकार कई सारे ज़िले बना रही है, उनको हटा रही है, बहुत सारी तहसीलें बन रही हैं, वो हट रही हैं। अगर किसी क्षेत्र को या किसी एक भूभाग को एक नवीन ज़िला बना दिया जाए और फिर एक दूसरी सरकार आई या वही सरकार उसे हटा दिया जाए, तो इसके
आम जन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या सोचते हैं आप? जी सर, राजस्थान में जो नवीन जिलों का वर्गीकरण है वो एल के पवार समिति और राम लुबे समिति जी की रिकमेंडेशन पर किया गया था। राम लुबे जी की जो रिकमेंडेशन थी उसमें 50 जिले थे, उसमें से 9 जिलों को हटाकर वर्तमान में 41 जिले हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि इससे आम जनता की भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो पूछना चाह रहा था। जी सर, जिसमें 9 जिले हटे हैं उनमें सर हम जो अगर हम देखें तो आम जन ने सर इसका कई जगह पर विरोध किया है। जैसे अनूपगढ़ और सांचौर में सर ये मुख्यतः विरोध देखने को मिला है, क्योंकि आम जन को लगता है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सकता है कि वो वापस बड़े ज़िले बनने से उनका जो प्रशासनिक ढांचा है वो विस्तृत होने से उनको जो सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधाएं हट सकती है। इसके साथ ही जो नवीन जिला बनता है तो उसके आसपास के जो नए जिले जो बनते हैं, इससे क्या प्रशासन या सरकार के ऊपर अतिरिक्त दबाव नहीं आता है? सर निसंदेह रूप से राजकोषीय दबाव बढ़ता है, क्योंकि नवीन जिलों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके लिए अलग से जो खर्च लगता है। परंतु सर उस समय की जो हम आवश्यकताएं देखें राजस्थान में तो नवीन जिले उपयुक्त हैं सर। अच्छा, अरावली पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के विषय में अगर देखें तो। जी सर। कौन कौन से महत्व देखते हैं अरावली का वर्तमान समय में, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? सर राजस्थान के पर्सपेक्टिव में अरावली बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भौगोलिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकती है, क्योंकि लगभग 62% मरुस्थलीकरण है उसको आगे सर अरावली पर्वत रोक देती है। इसके साथ ही जनजातियों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि राजस्थान की मोस्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स इसमें निवास करती है। इसके साथ ही राजस्थान चूँकि जल की समस्या से जूझ रहा है, वो जल की समस्या जो है वो अरावली पर्वत जो है यहाँ से अधिकांशतः नदियों का उद्गम होता है वो भी दूर करती है। इसके साथ ही जो रिच मिनरल्स है वो अरावली में, जैसे धात्विक खनिज है मोस्ट ऑफ, तो वो अरावली से सर हमें बेनिफिट है। धात्विक खनिज आपने बताए? जी सर। राजस्थान में कोई भारी उद्योग भी है? सर राजस्थान में भारी उद्योग में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उनके कारखाने, इसके साथ ही पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो है वो लग रही है सर अभी बाड़मेर में। पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी लग रही हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। जी सर। ये पेट्रोल जो या पेट्रोलियम है ये किन क्षेत्रों में प्राप्त होता है और राजस्थान में इसके प्राप्त होने के क्या कारण हैं? सर पेट्रोलियम औषधि चट्टानों में मुख्यतः प्राप्त होता है, जिसमें जीवाश्म जो है वो नीचे दबने के कारण जो है वो लंबे समय में कन्वर्ट हो जाता है। जीवाश्म कैसे बनते हैं? सर जीवाश्म जो पेड़ पौधे हैं वो जब पृथ्वी की जो चट्टानें हैं वो अगर खिसक जाए और उसके नीचे दब जाए तो सर जीवाश्म का निर्माण होता है मुख्यतः। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सहदेव जी। जी सर। अभी वर्तमान डिस्ट्रिक्ट ब्यावर हो गया आपका, वैसे जेतान से संबंध आप रखते हैं? जी सर। जी। आपकी हॉबी लिखी आपने कृषि में सहयोग और उसमें नए नवाचार और प्रयोग करना। राजस्थान में आपको कृषि में क्या समस्याएं नजर आती है और क्या नवाचार आप करना चाहेंगे अगर आपको अवसर प्रदान किया जाए तो? जी सर राजस्थान में कृषि में बहुत बड़ी समस्याएं अलग अलग सेक्टर में देखने को मिलती है। सबसे बड़ी कि लैंड होल्डिंग है सर, वो अभी कम है। राजस्थान में लगभग 68% जो है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स है। दूसरा कि अभी भी यंत्रीकरण के मामले में राजस्थान अन्य राज्यों, भारतीय राज्यों की तुलना में भी पिछड़ा हुआ है और अन्य देशों की तुलना में भी राजस्थान बहुत पीछे है सर। इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है पैसा बहुत कम खर्च किया जा रहा है। ये हमारी कृषि GDP का मात्र 0.62% है सर, जबकि अगर हम विकसित देशों में देखें तो वो 3 से 4% है। तो नए बीज और नई हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो नहीं आ पा रही है। इसके साथ ही जो हमारा भूजल स्तर है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है और हमारे पास अधिकांशतः जो कृषि के जो रिसोर्सेज है वो कुएं और उन पर डिपेंडेंट है। तो राजस्थान में आप मुझे मध्यकाल में सिविल इंजीनियरिंग के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिनके माध्यम से जल संरक्षण किया जाता था? जी सर। जैसे बावड़ी, टोबा, तालाब जैसे संरचनाएं जो है उनका निर्माण किया जाता था सर। आपने मिनी इजराइल का नाम सुना है राजस्थान में? माफ़ी चाहूँगा सर, मैं गेस कर सकता हूँ सर। जी बताएं सर। जैसलमेर के बारे में सर कहा जाता है। जैसलमेर को मिनी इजराइल कहते हैं? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं। क्योंकि आपकी अभिरुचि कृषि में नए नवाचार करने की आपने लिख रखी है, बता रखा है। जयपुर में गुढ़ा कुमावतान और बसेड़ी नामक गांव हैं जहां पर पोली हाउस के माध्यम से कृषि का कार्य किया जाता है और उन्हीं को मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। महाराणा प्रताप के जीवन से आप क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं?
सर महाराणा प्रताप जो है वो एक अपनी संप्रभुता के लिए जो उन्होंने युद्ध किया था, स्थानीय संप्रभुता के साथ ही जो स्वदेश की जो भावना है वो प्रेरित की थी। इसके साथ ही महाराणा प्रताप के जीवन से सर मैं ये भी सीख सकता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार जो है अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाए और किस प्रकार अपने उच्चतम चरित्र को बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने दिवेर के युद्ध में जो है मुगल महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद भी जो है उन्होंने उनको वापस मुक्त कर दिया था सर। तो ये शिक्षाएं मैं ग्रहण कर सकता हूँ। किसने गिरफ्तार किया था दिवेर के युद्ध में मुगल महिलाओं को? सर अमर सिंह जी ने गिरफ्तार किया था। अच्छा जी, आपने चश्मा लगा रखा है, क्यों? कोई दृष्टि दोष है आपको? जी सर मैंने। कौन सा? सर मुझे निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग। अवतल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण। दूरदृष्टि दोष। एक जरा दृष्टि दोष भी होता है, आपने सुना हो तो? जी सर। क्या होता है ये? सर इसमें सामान्यतः बुढ़ापे में जो है वो दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि और जरा दृष्टि दूरदृष्टि दोष। तो उसके निवारण के लिए सर बाईफोकल लेंस का यूज किया बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध आप किस प्रकार देखते हैं? सर भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो अभी हमारे संबंध है वो अभी क्रिटिकल स्टेज में, क्योंकि अभी बांग्लादेश में भी जो है अनस्टेबिलिटी चल रही है, नेपाल में भी जो है राजशाही को वापस लाने की बातें चल रही है, पाकिस्तान के साथ सर हमारे संबंध अच्छे नहीं है। परंतु अभी जो श्रीलंका में जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो विजिट हुई है, इसके साथ ही म्यांमार के साथ जो हमारे कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट है उसमें भी हमारा सहयोग बढ़ रहा है। इसके साथ ही जो चाइना के साथ अभी टाइकून एलिफेंट की जो ड्रैगन एलिफेंट की जो पॉलिसी उन्होंने की है, तो हो सकता है कि चाइना के साथ हमारे संबंध सुधरे सर। आपने हैप्पीनेस इंडेक्स का नाम सुना है? जी सर। अगर हम उस सूची की बात करें जी तो पाकिस्तान का स्थान भारत से पहले है। जी सर। ऐसा क्या कारण है कि आर्थिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वह हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से आगे है? सर हैप्पीनेस इंडेक्स के अगर हम अगर पैरामीटर्स देखें तो उसमें सर जो साइज स्केल है वो बहुत छोटा है। तकरीबन प्रत्येक देश से 1000 से 1200 लोगों का जो है सर्वे किया जाता है, तो हो सकता है कि उसकी जो सैम्पलिंग साइज है उसमें गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसका मतलब आप जो उनके कैटेगरी जिनको ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स बनाया जाता है, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट? सर मेरा प्रश्न कड़क सैम्पलिंग साइज पर सर जरूर सर इस पर संदेह किया जा सकता है, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश के लिए 1000 लोगों का सैंपल सर बहुत ही कम पर्याप्त मात्रा में। दूसरा सर हो सकता है कि जो पॉवर्टी हमारे देश में है सर वो उसका जो स्केल है वो लार्जर है। अगर हम देखें पाकिस्तान की तुलना में तकरीबन हमारे यहाँ पर 23 करोड़ लोग जो है अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है सर। ये मेरा पिछले वाला अनुमान है सर। अनुमान है आपका। तो आपका वर्तमान जिला ब्यावर है, ब्यावर की स्थापना के बारे में मुझे कुछ बताइए। सर ब्यावर की स्थापना जो है 1818 के करीब जो है मेयरों पर जो नियंत्रण करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन का गठन एरिक डिक्सन जी के द्वारा किया गया था, और उस नगर को जो है नया नगर के नाम से स्थापित किया गया था। उस छावनी के बाहर बी अवेयर के जो है बोर्ड लगे रहते थे, और उसी के वजह से जो है का नाम ब्यावर पड़ गया। इसकी क्रांति में भूमिका क्या थी 1857 की क्रांति में ब्यावर की? सर 1857 की क्रांति में सर ब्यावर की अगर हम देखें तो स्वतंत्रता संग्राम के हिसाब से नेगेटिव पर्सपेक्टिव में थी, क्योंकि यहाँ की छावनियों ने जो विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा ने। और परंतु अगर हम यहाँ से देखें तो बाद में विजय सिंह जी पथिक वो भी सर स्वतंत्रता संग्राम के समय। चलिए मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि राजस्थान में चल रही कोई भी 2 योजनाएं जिनमें बेटी शब्द का प्रयोग हुआ है बता दीजिए। बेटी शब्द का प्रयोग, सॉरी सर मैं अभी जी सर। सदैव एक बात बताइए, आपने अभी बात की पॉवर्टी में अभी भी 23 करोड़ लोग अभी पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन जी रहे हैं। जी सर। तो सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों बांट रही है? सर जो हमारे बीपीएल कैटेगराइजेशन है सर, उसके तहत हमने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना रखा है 2013 में, उसके तहत जो है 50% शहरी आबादी और 75% ग्रामीण आबादी, तो ओवरऑल हमारे पास 67% जो है आबादी का रेशियो आता है। तो इस वजह से सर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम 80 करोड़ लोगों को। आपको नहीं लगता कि 23 करोड़ लोगों को आवश्यकता और हम 80 करोड़ लोगों को ये जो अनाज वितरित कर रहे हैं, तो इसमें हमारे धन संसाधनों का थोड़ा सा दुरुपयोग किया जा रहा है? इस पर पुनः विचार कर लेना चाहिए अपने को। जी सर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर सर पुनः विचार किया जा रहा है, उस पर विलंबित क्यों हो रही हैं चीज़ें?
इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अभी भी सर कई जो ग्रामीण बैकग्राउंड है उसमें बीपीएल की परिभाषित नहीं होने के कारण जो कई लाभार्थी उससे वंचित है सर। क्या परिभाषा है बीपीएल की वर्तमान में? सर माफ़ी चाहूँगा सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर। ठीक है, कैलोरी के आधार पर मापते हैं या फिर उपभोग व्यय के आधार पर मापते हैं? सर तेंदुलकर समिति के अनुसार जो है उपभोग व्यय के आधार पर मापा जाता था, और लकड़वाल समिति के अनुसार जो है वो जो कैलोरी लकड़वाल समिति की या फिर अलग समिति की? पहले सर लकड़वाल समिति की रिकमेंडेशन थी, उसके बाद अलग समिति ने ग्रामीण और जो शहरी कैलोरी डिविडेशन है सर उसको अलग अलग कर दिया था। चलिए एक बात बताइए, मिलेट्स के बेनिफिट्स हम सब जानते हैं। जी सर। किसानों के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। जी सर। फसल चक्र भी छोटा होता है। जी सर। ठीक, और वर्तमान में सरकार इसके प्रोत्साहन के लिए भी काफ़ी काम कर रही है, लेकिन तब भी किसानों की पहली पसंद क्यों नहीं है मिलेट्स? सर मिलेट्स का उत्पादन उतने ब्रॉड लेवल पर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लेकिन राजस्थान में तो बहुत संभावनाएं हैं। जी सर। लेकिन किसानों की पहली पसंद क्यों नहीं है मिलेट्स? क्योंकि सर अगर हम उत्पादन की बात करें तो अन्य फसलों की तुलना में सर उत्पादकता सर वो जो है वो मिलेट्स की थोड़ी कम होती है। इस वजह से किसान, चूँकि अधिकांशतः किसान जो है वो उनकी कृषक आय पर निर्भर रहते हैं, इस वजह से वो क्या औसत उत्पादकता होगी मिलेट्स की? अगर मैं प्रति बीघे बात करूं तो सर तकरीबन 1 से 2 कुंटल के करीब होगी सर। ये बीघा, एकड़, हेक्टेयर, इसमें अंतर बताइए जरा। सर 1 बीघे में 20 बिस्वा होते हैं सर, और 1 हेक्टर में सर तकरीबन 4 बीघे के करीब होता है सर। सॉरी 6 बीघे के करीब होते हैं। ठीक है। सॉरी सर, मैं एक बार रिकॉल कर सकता हूँ? हाँ दोबारा। सर 1 एकड़ में लगभग 6 बीघे के करीब होता है, और 1 हेक्टर में लगभग 4 बीघे के करीब होता है, और 1 बीघे में सर 20 बिस्वा के करीब होता है। ये कच्चा बीघा और पक्का बीघा क्या होता है? माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे इसके बारे में ज्ञान। अच्छा एक बात बताइए, किसान आपकी कृषि में रुचि है, अभिरुचि है जी सर, तो आज सबसे ज़्यादा जो दिक्कत किस खेती में है वो मजदूरी की लागत की है, और उस मजदूरी की लागत को हम कैसे कम कर सकते हैं? मशीनीकरण के माध्यम से। जी सर। लेकिन आज खेत छोटे हैं किसानों के, मशीनें बड़ी हैं, तो आप क्या नवाचार करेंगे ताकि हम अपने किसानों की मजदूरी की लागत को कम कर सकें? सर फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। जिससे कि काफ़ी किसानों को एक साथ इकट्ठा किया जा सके। तो वो सहकारी खेती से कैसे अलग हुआ? सर सहकारी कृषि भी लगभग इस प्रकार का कंसेप्ट है, पर मैं अभी सर उसमें प्रॉपर विभेद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक बात बताइए अभी सदैव, ये जो वक्फ बोर्ड बिल अभी पास किया है सरकार ने, जी सर, उसमें कोई 3 संशोधन बताइए जो सरकार ने प्रोजेक्ट किए हैं। सर इसमें धारा 40 को जो है समाप्त कर दिया गया। क्या है धारा 40? सर धारा 40 में जो है वो वक्फ जो संपत्ति घोषित करती है उसमें उनका फैसला अंतिम होता था। अब जो है वो जिला कलेक्टर की जो है के अध्यक्षता में जो एक ट्रिब्यूनल का गठन भी जो किया जा सकता है। ठीक है। और इसके साथ ही सर वक्फ, जी सर, वक्फ में जो है वो गैर मुस्लिम सदस्य जो है उनकी भी वक्फ बोर्ड में गठन किया जाएगा, और महिला रिप्रेजेंटेशन है सर उसको बढ़ाया जाएगा सर। ठीक है जी सर। और एक और? सर मैं अभी 2 ही रिकॉल कर। सदैव आपके जीवन पर अगर एक किताब लिखी जाए जी सर, तो उसका शीर्षक क्या होगा? यथार्थ। क्यों? मैं चाहता हूँ कि सर जीवन जो है वो वास्तविकताओं के साथ जो है जिया जाना चाहिए। तो ठीक है, आपका जीवन वास्तविकता के साथ जिया है आपने? जी सर, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, और इस वजह से मैंने जो है वो जीवन को एक अपने मूलभूत जो चीज़ें आते हैं उसके साथ जी। जीवन की किसी घटना से इसका समर्थन कीजिए। सर मैं कबड्डी का प्लेयर भी रह चुका हूँ, तो सर गांव में कबड्डी हम एक बिना संसाधनों के साथ लाइन खींचकर वो साधारण तरीकों से भी खेलते हैं। तो सर ये भी मैं वहाँ आप चीटिंग नहीं करते? वहाँ पर चीटिंग तो सर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खेलते हैं सर। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मैं अंदर आ सकता? आइए बैठिए सदैव। जी सर। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बिलो एवरेज। बिलो एवरेज? क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा? सर मैं आज चश्मा पहन के सर काफ़ी दिनों बाद पहली बार मुझे क्या बोर्ड मेंबर के चेहरे नहीं दिख रहे थे सर। अच्छा। तो सर अभी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था सर, मतलब जब मैं बोल रहा था। और तो चश्मा आप रेगुलरली लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? सर पहले रेगुलरली लगाता था सर। अच्छा, तो बीच में आपने छोड़ दिया? छोड़ दिया सर, क्योंकि लगातार बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था।
तो आपकी आई साइड आपने चेक करवाई फिर वापस? अभी चेक करवाऊंगा सर, आज ही करवाऊंगा। तो ये तो प्रॉब्लम करेगा आपको, जी सर, है ना? इस वजह से मैं थोड़ा सा तो बिना चश्मे के आप ठीक से देख पाएंगे? मैं उतार सकता हूँ? हाँ उतारिए। इतना स्पष्ट नहीं देख, मतलब थोड़ा सा तो आपने तो कहा कि आपकी अभी पास की जो आई साइट है वो वीक है। निकट दृष्टि दोष है सर, दूर दिखाई नहीं देता। अच्छा, निकट दृष्टि को। जी सर। लेकिन हमें तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। बोर्ड मेंबर सभी सहमत है इस बात से कि बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप यहाँ आए हैं तो कुछ फीडबैक ही मैं आपको दूंगा ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। जी सर। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल? नहीं सर, मैं अभी वो आरएस के बाद प्लान किया था मैंने, अच्छा, पर जैसे वापस आरएस आ गई तो मैं वापस तो वापस आप उसी की तरफ। जी सर। ठीक है, तो तैयारी में लग गए आप, है ना? जी सर। देखिए, कुल मिलाकर सहदेव हम लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है ना? पहली चीज़, आप एक ऑनेस्ट कैंडिडेट हैं और ऑनेस्टी ही सब कुछ होती है। जब इंटरव्यू की बात होती है तो एक पर्सनालिटी चेक की बात होती है। आपके अंदर नॉलेज है, आप ये साबित कर चुके हैं प्री में और मेंस में, जी सर। है ना? यहाँ पर आपको साबित करना है कि आप एक सच्चे इंसान हैं, एक योग्य कैंडिडेट हैं, विनम्र हैं, एक टीम लीडर हैं, और आपकी पर्सनालिटी जो भी है वो आप यहाँ बोर्ड मेंबर को बताने आए हैं। जी। तो जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसका बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिए, क्योंकि जब एक अच्छा कैंडिडेट होता है ना तो बोर्ड की रुचि होती है कि उससे और बातें करें, उससे और सवाल पूछें। जी। बोर्ड मेंबर को भी तो अच्छा लगता है ना कि जब उनके प्रश्नों के उत्तर अच्छे मिलने लगते हैं। तो जब आपके उत्तर लंबे होने लगेंगे ना तो बोर्ड मेंबर्स को कम सवाल पूछने की यहाँ पर गुंजाइश होगी। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब बोर्ड का ही ये निर्णय है कि आपका जो आंसर है वो थोड़े से संक्षेप में हो, थोड़े से समराइज हो तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप पॉइंट्स में उत्तर दीजिए। जो सवाल पहले आपसे पूछा गया पहले उसे ठीक से सुन लीजिए। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आता है तो एक बार सर से कहिए कि सर माफ़ी चाहूँगा सर, क्या आप एक बार फिर दोहरा देंगे? जी। जो सवाल पूछा गया उसी का उत्तर दीजिए, है ना? जैसे सर ने कोई सवाल पूछे होंगे आपसे तो शायद आप वो चीज़ें बता रहे हैं जो सर ने पूछी भी नहीं, है ना? नहीं, कोई भी सॉरी कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर पहले सुनिए पहले कि एक बार होता क्या है। तो ये छोटी सी चीज़ आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, जी ठीक है ना? फैक्ट्स थोड़े से ऊपर नीचे हुए। लकड़वाला समिति बाद में आई, पहले आई अलग समिति 1979 में, फिर आई 1989 में लकड़वाला समिति, फिर आई तेंदुलकर समिति। जी सर, हाँ, है ना? 2005 के करीब तेंदुलकर समिति 2004 की आई थी, 2009 में उसकी रिकमेंडेशन। और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल पॉइंट नहीं कर रहा हूं कि आपने ये ऊपर नीचे कर दिया। मैं पॉइंट ये कर रहा हूं कि अगर आपको ना भी पता हो तो आप आराम से विनम्रता से कहिए कि सर शायद मुझे इस बारे में थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, माफ़ी चाहूँगा सर, मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा। इससे क्या होगा, आप एक विनम्र व्यक्ति हैं, ये बात भी आप बोर्ड को बता पाएंगे। हाँ, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, ये भी आप बोर्ड को कहीं ना कहीं दिखा पाएंगे अपनी सॉरी से। तो जहाँ मौका लगे ना तो एक आधी सॉरी बोल दीजिएगा। ज़रूरी नहीं आपको लगे कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे, यहाँ आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्वेश्चन के आंसर देने का। आपकी पर्सनैलिटी का यहाँ पर परीक्षण हो रहा है ना? तो आप सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पर रहिए। जहाँ आपको मौका लगे कि हाँ माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आप माफ़ी मांगिए। आपके बैठने का तरीका बहुत अच्छा है, आने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन ये शूज़ मुझे थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि खटक रहे हैं। हाँ सर, शूज़ चेंज होंगे। हाँ, मतलब आप ब्लैक कर लीजिए इसको। वही है सर, मेन शूज मैं खराब नहीं करना चाहता। हाँ नहीं, आपको बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे शूज़ को ब्लैक कर लीजिएगा। जी सर, ये आपके ऊपर और अच्छे लगेंगे, सूट करेंगे, है ना? जी। और आपको कोई सवाल आपको पूछना हो? सर मेरी एक हॉबी है ओपन सोर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो सर मैं उसे कैरी ऑन करूं या नहीं करूं? मैं उसमें देखिए, अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर अभी रुचि रखी है कृषि को लेकर, अब सर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, आप राजस्थान से ही हैं, जयपुर में रह रहे हैं, अभी फिलहाल यहीं से तैयारी कर रहे हैं, तो जयपुर के आसपास ही मिनी इजराइल के बारे में बात होती है। जब भी ये राजस्थान सरकार कोई भी कृषि की नीति तैयार करती है तो वो इजराइल तकनीक पर तैयार करने की बात करती है, क्योंकि वो बिना जल की खेती पर बात करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि नवाचार क्या हो रहे हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि है। आपकी अभिरुचि नहीं होती तो हम उन सवालों पे पहुंचते ही नहीं। तो अगर आप वेबसाइट या डेवलपिंग या इन सब चीज़ों को लेकर भी अभिरुचि को डालना चाहते हैं
तो बस उसके ऊपर थोड़ा सा अपना सपोर्ट आंसर तैयार रखिए कि इस समय क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जीडीपी में कितना खर्च है उस चीज़ को लेकर, दुनिया में कौन से देश ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना, आजकल एक नया GCC सोर्सेज आ रहे हैं, हम सर्विस एक्सपोर्ट, वस्तु एक्सपोर्ट से ज़्यादा कर रहे हैं अब, फरवरी के आंकड़े ये कहते हैं, यस सर, है ना। यस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा जो भी आप अभिरुचि रखें, यूनिक रखेंगे, निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे, और वो एक आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, बैकफायर भी कर सकता है। नहीं, आप रखिए, अगर आप तैयारी कीजिए उसके बारे में। कोई अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल पर्सनली आकर बात कीजिए हमसे। और सर मतलब कोई अननोइंग वर्ड्स या अननोइंग बिहेवियर ऐसा कुछ नहीं है। आप बोर्ड को लगा कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ईमानदार कैंडिडेट हैं, लेकिन आपने जब कहा कि सर में दर्द हो रहा है आपके, तो अब ये थोड़ा सा इस पर वर्कआउट कीजिए। ये जब आपका मेन इंटरव्यू हो उससे पहले तक ये चीज़ें सॉल्व हो जानी चाहिए, है ना। क्योंकि शुरुआत में मैं आया तो सर पूछ रहे थे, मैं थोड़ा सा वो मिसमैनेज हो रहा था सर। मैं समझ रहा हूँ। मैं आप जब आप देख रहे थे, आप परमिशन ले रहे थे, तब मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ, मुझे लगा कि शायद आपकी ये रिफ्लेक्सेस ही ऐसे हैं, बिहेवियर ही ऐसा है। लेकिन आपने जब बताया सर में दर्द है तो आप उस पर काम कीजिए एक बार। जी सर। ठीक है। और सर मतलब 60 नंबर के करीब मतलब। अरे आप 75 प्लस वाले नंबर वाले व्यक्ति हैं भाई, आप 60-65 पे कहाँ अटके हुए हैं। हम कह रहे हैं आपसे कि आप 75 प्लस वाले व्यक्ति हैं। थोड़ा और काम करूँ, बस थोड़ा ईमानदारी लाइए, संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में उत्तर दीजिए, पॉइंट्स में उत्तर दीजिए, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।